वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में अपवर्तन होने वाला अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि पिछले क्लास में परावर्तन देख लिया और परावर्तन का उसका न्यूमेरिकल भी देख लिया। अर्थात परावर्तन पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन अपवर्तन है फर्स्ट चैप्टर के हैं, दोनों साथ रिलेटेड हैं। अपवर्तन और परावर्तन दोनों एक साथ है, तो क्या है, अपवर्तन तो खत्म हो गया प्लस ही उसका न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब देखते हैं अपवर्तन। अपवर्तन है क्या, अपवर्तन कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, बहुत सारे रीजन है, इसके पीछे का रीजन जानते हैं क्या है। यहाँ परावर्तन उत्पन्न होने के कारण रीजन है माध्यम चेंज होना। माध्यम क्या है, माध्यम कहने का अर्थ है एक रास्ता है, रास्ता जिस रास्ते से आप चलते हैं उसका भी आपका एक मार्ग है, जिस पर कहते हैं कि अपने मार्ग से क्या हुए, भटक गए। जिस रास्ते पर आपको चलना था उस रास्ते से क्या हुआ, भटक गए। उसी प्रकार क्या है, एक रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझाते हैं, हमारे यहाँ पर दो माध्यम लिया गया है। पहले से ड्रॉ पिक्चर कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ड्रॉ नहीं किया, हाफ ही ड्रॉ किया। ये हमारा हवा है, हवा, ये हमारा पानी है, ठीक है, पानी। मान लीजिए बाल्टी है, किसी प्रकार की बर्तन है, या समुद्र में देखते हैं या तालाब में देखते हैं, तो एक लेयर जैसी बनी हुई रहती है, इसीलिए एक उस पर लाइन पार दें ऊपर से। एक तरह से देखा तो एक परत की तरह जमा हुआ रहता है पानी के ऊपर। तो हम लोग एक परत, हमारे ऊपर क्या है, हवा है और नीचे पानी है। तो माध्यम अलग अलग है। कैसे माध्यम अलग, इसका डेंसिटी निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, और नीचे का डेंसिटी, पानी का डेंसिटी निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा। और देखते हैं, इस हवा है तो इस माध्यम के क्या नाम है, दोनों माध्यम है तो क्या माध्यम ही बोलेंगे, नहीं, दोनों माध्यम है तो एक माध्यम के बोलते हैं विरल माध्यम, एक के बोलते हैं सघन माध्यम। तो ऊपर वाला जो हवा वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा विरल माध्यम, साइड में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ पिक्चर करेंगे। विरल माध्यम, ये हमारे इस लाइन से नीचे भी जितने दिख रहे हैं सब पानी दिख रहे थे, हमारा क्या है, सघन माध्यम। पानी को नीचे लिख दे रहे, ठीक है, पानी हमारा क्या, सघन माध्यम। ये हमारा सघन माध्यम, सघन मतलब घाना, विरल मतलब फैला फैला, ठीक है। तो इस माध्यम से अर्थात विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में लाइट को बारा जाता है तो क्या, आज तक हम जितने भी पढ़ते आए हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। मैंने भी पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में, अर्थात परावर्तन जब पढ़ा रहे तो बोले थे कि क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन हम सेकेंड चैप्टर में आते ही बदल गए, नहीं, सेकेंड चैप्टर का रूल कुछ और है, क्योंकि वहाँ पर एक ही माध्यम में देख रहे थे और यहाँ पर क्या डबल माध्यम में देखेंगे, इसलिए वो क्या बता रहे हैं, अब प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करेगा, टेढ़ी रेखा में, अर्थात कभी सीधी कभी टेढ़ी, अर्थात सीधी रेखा में गमन अब नहीं करेगा। अब क्या करेगा, उसके माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे वो गमन करेगा। तो हम जब ऊपर से टॉर्च को बारेंगे तो क्या सीधे डायरेक्ट आ जाएगा, सीधा कहने का मतलब इस प्रकार एरो आ जाएगा, नीचे तक लाइट आ जाएगा क्या, नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीच में एक अलग माध्यम पड़ गया, अर्थात अलग रास्ता हो गया। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, बीच में कांटा पड़ जाए तो जिस स्पीड से चल रहे थे उसी स्पीड से जाएंगे, नहीं। मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पर, मान लीजिए 1 किलोमीटर में कांटा फैला हुआ है और 1 किलोमीटर पहले ही से क्या रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जो कि पूरा प्रीत है, कुछ नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं खाली पैर, और खाली पैर गए और 1 किलोमीटर बाद क्या है, 1 किलोमीटर अब कांटा ही देखने को मिल रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों आपका स्पीड सेम रहेगा या तो बचाते हुए जाएंगे, क्या करेंगे, जहाँ देखेंगे कांटा नहीं फैला वहाँ पैर रखेंगे, उस प्रकार 1 किलोमीटर पार करेंगे। तो उसी प्रकार हमारा प्रकाश में है, प्रकाश में क्या है, अब आया यहाँ से रफ्तार में, यहाँ से रफ्तार चेंज होगा, रफ्तार के चेंज होने के साथ साथ क्या इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। हो सकता है आप क्या सीधे जा रहे थे, अब उस कांटे में ना हिल के क्या करेंगे, अलग से जाएंगे, कि उसमें कांटे में हिलेंगे तो क्या पैर में गड़ सकता है, तो अलग रास्ता अपनाएंगे। प्रकाश भी उसी तरह अपनाता है, इसमें सीधी रेखा है, लेकिन अब जिस सेम डायरेक्शन में जाए उसका डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, हल्का सा अपने पद से विचलित हो जाता है, इसी को माध्यम बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ सकते विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, बता देंगे डिफरेंस है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, क्या प्रकाश अपने पथ को कैसे विचलित करता है। बुक में क्या दे रखा है, माध्यम में दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो
हम चेक करने वाले हैं कि किस प्रकार है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें गुजारा जा रहा है, ये हम अभिलंब मान लिए। अब परावर्तन में देख रहे थे कि अभिलंब हो रहा था हमारा मिरर में, जो कि परावर्तन में पढ़ाए थे समतल दर्पण में ऐसे पढ़ रहा था। ये जो बीच वाला भाग था अभिलंब था, अभिलंब, ये हमारा अभिलंब था, नॉर्मल था इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हमारा क्या अभिलंब है, अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब डाला गया है। ये हमारा क्या है आपतित किरण है, क्योंकि प्रकाश हम डाल रहे हैं तो हमारा क्या है ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये को किरण ही बोलते थे। ये हमारा प्रकाश से आ रहा है, तो क्या ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, इसका डायरेक्शन यही रहेगा, कहने का अर्थ है नहीं। अब जिस डायरेक्शन से जा रहा था उस डायरेक्शन से नहीं जाएगा, अपने पद से विचलित हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा और इस प्रकार जाएगा। क्या हुआ, जिसको जिस मार्ग से जाना था उस मार्ग से ना जाके अपने पद से विचलित हो अर्थात दूसरे रास्ते से जा रहा है। जो एग्जाम्पल अभी समझा है कि आपका कांटा मिलेगा रास्ता में, अब कांटे को चहक के नहीं जाएंगे, अब क्या करेंगे साइड से होके गुजर जाएंगे। उसी प्रकार क्या ये अपने रास्ते पर अब नहीं जा रहा है, क्या अपना रास्ता चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, जब माध्यम इसका चेंज हुआ था चेंज हो गया, तो क्या करेंगे, तो चेंज हुआ तो क्या इसके पीछे नहीं जाना। ये हमारा देखते हैं, एक बात नोटिस करने वाली बात है कि हमारा नॉर्मल है अभिलंब है, तो इस अभिलंब की ओर ही झुक गया, उधर क्यों नहीं भागा। तो जब हमारा ध्यान रखें, लिखें, जब विरल माध्यम से, ये हमारा विरल है, हवा से पानी में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने पद से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है, उसे क्या बोलते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम में बोलते हैं। अपवर्तन करते हैं, ठीक है, विरल माध्यम में अपवर्तन करते हैं, सॉरी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने पद से विचलित होते हैं, उसे क्या कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। तो लिख लेंगे अब डेफिनेशन के लिए एक बार और बोल दे रहे हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं उसको डैश देंगे, लिखेंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पद से विचलित होती है, तब उसे अपवर्तन कहते हैं, लिख लेंगे। ये हमारा आपतित कोण है, तो आपतित किरण को किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई से, तो हमारा आई से। ये हमारा परावर्तन कोण है तो एंगल आर से डिनोट करते हैं, तो इसको एंगल आर से डिनोट कर दिया। तो इस माध्यम के खोज करने का व्यक्ति का नाम क्या था, स्नेल ने 1621 इसमें किया था। इस जो माध्यम का चेंज हो रहा था तो इसको जो फोकस किया था, इस पर जो रिसर्च किया स्नेल ने किया था, स्नेल ने 1621 में, ठीक है। इसको ध्यान रखें थोड़ा सा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन ही बनेगा न्यूमेरिकल भी बनेगा, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, स्नेल का नियम पूछेगा। स्नेल का नियम क्या है, म्यू इक्वल साइन आई बाय साइन आर, ये पूछेगा बोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन स्नेल का नियम है, तो म्यू इक्वल साइन आई बाई साइन आर हो सकता है, ऊपर दे दे साइन आर बाई साइन आई, पलट के ऑप्शन चेंज हो सकता है, लेकिन जो मेन फॉर्मूला आई ऊपर नीचे आर, एक बार ध्यान रखेंगे। पहले आई आता है एबीसीडी में, उसके बाद आर आता है, इस पर ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा क्या है स्नेल नियम, तो इनका जो नियम था अपवर्तन का नियम, देखिए परावर्तन भी दो प्रकार के होता है और अपवर्तन भी दो प्रकार का है। परावर्तन में क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। अपवर्तन की बात करें, परावर्तन में भी होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, एक ही पॉइंट पर, एक ही समतल में है। दोनों का फर्स्ट लॉ है, मैच करता है, लेकिन सेकेंड लॉ से अलग होता है। परावर्तन में क्या कहता है कि आपतन कोण, ये हमारा आई और ये हमारा आर, एंगल आई इक्वल आर होता है। लेकिन परावर्तन कोण में क्या कहता है, एंगल आई नॉट इक्वल एंगल आर,
क्या कहता है, परावर्तन के लिए, ये हमारा परावर्तन है, इसके लिए बता रहे हैं। तो एंगल आई नॉट इक्वल एंगल आर, दोनों बराबर नहीं होता है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर कुछ और हो सकता है इसका मान। सेकेंड लॉ केवल चेंज होता है, लेकिन फर्स्ट लॉ दोनों के लिए सेम ही है। तो पूछेगा कि परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम पूछ सकता है। कौन कौन, 2 मार्क्स में पूछ देगा तो कौन कौन पूछ देगा। या पूछेगा परावर्तन के कितने नियम, तो 2 ही नियम। कौन कौन जान लिए, केवल अपवर्तन में क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होता है, लेकिन परावर्तन में एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। एक दूसरे से कम बेसी होता है, ठीक है। तो इसको समझाना चाहिए, ठीक है। जब विरल माध्यम से सघन में माध्यम में आ रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक रहा है, लेकिन जब हम पानी में से टॉर्च को बारेंगे तो क्या होगा, इसलिए सेकंड डायग्राम लिए थे। फर्स्ट डायग्राम के इसका कंप्लीटेशन हो गया, अब सेकंड डायरेक्शन को देखते हैं। तो सेकंड डायरेक्शन इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसमें भी एक अभिलंब डलाएगा, अभिलंब, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पानी में से टॉर्च मारेंगे, ठीक है। इसका भी माध्यम क्या था, आपतित किरण है, तो एंगल ए आई हो गया, ठीक है। ये आपतित किरण सीधी डायरेक्शन में जा रहा था। क्यों सीधी डायरेक्शन में जाता था कि इसका माध्यम कॉम्प्लेक्स, अर्थात ये जो माध्यम है पानी के अंदर, जैसे हवा में दिख रहा है और पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर खाली पानी ही में डिस्कस किया जाए तो उसका सीधी रेखा में काम होगा। लेकिन जब माध्यम चेंज होगा, मतलब क्या, पानी सब हवा में आ जाएगा, ऊपर हवा में आ जाए, तो ऊपर हवा में आ जाए तो क्या करेगा, ये इसको जाना चाहिए था क्या, इस प्रकार जाना है, लेकिन क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, ये ऐसे जाएगा। ये क्या हो रहा है, एक बार ध्यान में देखेंगे। एंगल आर, जब हम टॉर्च को पानी में से बाहर रहे हैं, जब हवा में निकल रहा है तो क्या कर रहा है, ये अभिलंब से दूर भाग रहा है। ये बात कंडीशन याद रखेंगे। जब हम पानी में से किसी टॉर्च को बारेंगे तो ये हमारा नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए ऐसे, तो इतना दूर का एंगल बनाना चाहिए, लेकिन क्या इस और एंगल को बढ़ा दे रहा है, तो अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, उधर दिया। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या 30 डिग्री होता, तो ये 30 डिग्री से कुछ तो ज़्यादा ही होगा, 30 + x लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, अभिलंब से दूर भागा। इसमें कह रहा था जाना चाहिए ऐसे, दूर जाना चाहिए, लेकिन और नज़दीक आ गया तो कम हो गया, इसीलिए अभिलंब की ओर ये झुक रहा है। ये हमारा क्या है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो ध्यान देंगे, जब टॉर्च को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो अभिलंब से दूर भागती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। कैसे, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या झुकती है, जब सघन माध्यम से विरल में जाती है, ध्यान में रखेंगे, विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, लेकिन जब हमारा सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। आप ग्राफ में दूर भागते हुए दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डोनेट किया जाता है, और यहाँ पर भी एंगल आर बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला म्यू इक्वल sin I / sin r दोनों सेम ही है। अब इसके लिए फार्मूला अलग नहीं हो सकता, इसके लिए फार्मूला नहीं है। केवल क्या हो रहा है, अब ऊपर से टॉर्च मार रहे थे, अब नीचे से टॉर्च मार रहे हैं। इसका रीजन है क्यों दूर भाग रहा है प्रकाश की किरणें, इसके पीछे क्या रीजन है। तो हवा में प्रकाश की चाल लिख लेंगे, हवा में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है, और पूछता नहीं है तो इससे न्यूमेरिकल बनता है। आपको न्यूमेरिकल के लिए याद करने पड़े। तो हवा में बोले या निर्वात में बोले, दोनों लगभग सेम होता है। में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है, अर्थात जैसे अभी हवा मीडियम है, आप जहाँ खड़ा है जब बैठ कर देख रहे हैं तो चारों तरफ कैमरे में क्या है, कैमरा अर्थात 2 तरफ है। जो आप रूम में हैं वहाँ पर क्या हवा ही हवा। तो इसका होता है हवा में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा के तो हो गया, ऊपर वाला माध्यम के हो गया 3 × 8 मीटर। लेकिन पानी के क्या होता है, पानी में ध्यान रखेंगे, पानी में प्रकाश की चाल होता है
2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कोई मीटर प्रति सेकंड में नहीं देखे, क्या देगा, किलोमीटर में देखा, तो यहाँ से पावर क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो 5 बजेगा, या इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। प्रकाश की चाल से अब टॉर्च के बारे में तो उतना दूरी तय कर लेगा, ठीक है, क्योंकि टॉर्च में से निकलता है तो प्रकाश से निकलता है। तो जब किलोमीटर पूछेगा तो 5 देखना है पावर। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है। तो इसीलिए क्या करें, भागा दे दिया 1000 से, तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको ध्यान में नहीं रखना है, कोई बात नहीं, वो हमारा मैथमेटिक्सियल प्रॉब्लम है, कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इसको ध्यान रखना है। और पानी में हो गया। एक और है हमारा जो कि किस में होता है, कांच में। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सभी में क्या है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैल्यू क्या है, 3 to 2.5। अब काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है 2.25 और 2 गुने 10⁸। जब पूछ देता है कांच में तो बोल देता 2.25 गुने 10⁸ मीटर सेकेंड, या पूछ देता पानी में तो 2 गुना 10⁸। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, हवा के सबको जानता है सबसे ज़्यादा, लेकिन कन्फ्यूजन होता है इसमें कांच और पानी। क्या इसको याद करने का तरीका है, पानी एक बूंदा की तरह होता है, बूंदा बूंदा बूंदा, हम अभी डिनोट किए हैं बूंदा बूंदा से, एक बार ध्यान रखेंगे। तो बूंदा बूंदा इसलिए पॉइंट वाला याद रखेंगे, पानी का पॉइंट वाला। कांच है, कांच में तो प्लेन होता है, इसलिए डायरेक्ट एक चीज़ याद करने के ध्यान में कौन है कौन है, तो बूंदा वाला ध्यान रहे तो पॉइंट वाला ध्यान रखेंगे, कांच पानी का प्रकाश के चाल, ये बात ध्यान रखें। ये हमारा इससे न्यूमेरिकल बनेगा, और न्यूमेरिकल भी बताएंगे। अपवर्तन से बता दे लें, लेकिन परावर्तन से अभी क्या चैप्टर चल रहा है इसलिए नहीं बताएं, अब परावर्तन से भी बताएंगे। तो यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। नियतांक, म्यू या इसको नियतांक बोलते हैं। म्यू के एक सिंबल देखें तो यू से थोड़ा सा ऐसे रहेगा, देखें ऐसे यू लिख देंगे और थोड़ा सा ऐसे इसको कर देते, ये हमारा म्यू हो जाएगा। सिंबल है, इसको म्यू लिखते हैं, म्यू। क्वेश्चन में इसका होता है साइन आई बाई साइन आर। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम का चाल। ये 2 फार्मूला याद रखेंगे इसमें, उसने 5 फार्मूला याद करने के लिए बोला था, इसमें क्या ओनली फॉर 2 फार्मूला याद रखना है, केवल 2 ही फार्मूला से इसका क्या होगा, परावर्तन का सभी न्यूमेरिकल बन जाएगा। क्योंकि इसमें पूछता है, मान लिया बताया कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, बोल देगा हवा में प्रकाश की चाल दिया है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और हवा से प्रकाश की चाल जा रही है कांच में, जब कांच में जा रही है तो कांच में उसका चाल क्या होगा। कांच के तो ऐसे याद है, लेकिन बोल दें कि इसको क्या बनाए, और कांच का अपवर्तनांक दे देगा। जब 2 चीज़ दे देगा तो तीसरा चीज़ ऑटोमेटिक याद होगा। प्रकाश की चाल ऊपर लिख देंगे, अपवर्तनांक किसका, जिसमें निकालेंगे, कांच का निकालते कांच में, बर्फ़ का निकालेंगे तो बर्फ़ में, जिस चीज़ में निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में,
सभी का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो अपवर्तनांक भी याद रखेंगे। अपवर्तनांक भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड के लिए बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है 2.42, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। हाली साली 4 अपवर्तनांक याद रखना है, एक पानी का, एक बर्फ़ का, एक CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या एक है हीरा का। लिखवा देंगे आप लोग का। ये फॉर्मूला नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, हाँ, अपवर्तनांक के कारण क्या क्या होता है हमारे जीवन लाइफ में, थोड़ा जीवन लाइफ में देख लेते हैं। हमारे जीवन लाइफ में अपवर्तनांक का मेन कारण है कि जब किसी बर्तन में सिक्का डाल दें या कुछ लकड़ी को डाल दें तो हमारा क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा टाइप के दिखाते हैं। इसमें एक स्टिक को डाल दिए तो जहाँ से पानी नज़र आएगा डाला हुआ रहेगा, तो इसमें कहना चाहिए था जिस प्रकार से प्रकाश के चाल कैसे इसको सीधी जाना चाहिए, ऐसे नज़र आएगा, छड़ी यहाँ पर नज़र आएगा। क्या इसके लॉजिक है? इसका गेम चेंजर्स देखेंगे था, बहुत सारा मार्केट में देखेंगे कि गेम्स क्या करता है कि एक बाल्टी रख देता है और बाल्टी में क्या करता है, यहाँ पर कुछ कटोरा रख देता है और बाकी क्या करता है, उसमें पानी भर देता है बाल्टी में, ठीक है। पानी भर दें, अब पानी भरने के बाद कहता है आप 1 का 10 लेके जाएं। 1 का 10 करने का अर्थ है एक सिक्का इसमें डाल देंगे तो आपको हम 10 रुपये देंगे। गेम देखेंगे मेला उला में। क्या कहता है, जब आप इसमें सिक्का डायरेक्ट डालेंगे तो इसका जो है, इसका कुछ इस भाग देखेगा, यहीं पर देखेगा सिक्का, यहीं पर दिखने का सिक्का, जबकि यहाँ पर है लेकिन पानी में उभरा हुआ देखेगा, ऊपर दिखता है। जब यहाँ पर कटोरा रखेंगे तो कटोरा यहाँ दिखेगा, ऊपर में देखेगा। तो कितना कोशिश करोगे तब जब पानी है तो पानी में कुछ कण मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जब उससे वेट आता है, ऊपर से कुछ भारी चीज़ आता है तो क्या होता है, डायरेक्ट जाने नहीं देता, सरका देता है। जैसे आप बालू पर कोई चीज़ के रखे तो डायरेक्ट अंदर नहीं घुसने देगा, सरका देता है। अब नुकीला चीज़ रखेंगे तो देता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को फेंके, पत्थर उथर या पैसे कहीं फेंके खड़ा करके बालू में छत से, तो क्या होगा, सिक्का डायरेक्ट सोझे नहीं धंसेगा, हल्का धंसेगा, तिरछे फ्लैट हो जाएगा। पानी में उसी प्रकार होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ऊपर से डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है तो जाए क्या होगा, ऊपर से सिक्का यहाँ से डाले तो क्या होगा, तिरछे हो जाता है, ये डायरेक्ट नहीं जाता है। अब सेकेंड रीज़न क्या है कि उभरा हुआ दिखता है, इसका ठीक पोजीशन पानी में नहीं दिखता है। या छड़ी के रखेंगे तो छड़ी के हल्का ऊपर दिया ही देखेगा, जब आप देखेंगे और पकड़ेंगे तो पकड़ाएगा नहीं स्टिक। किसी भी चीज़ को पानी में जब ऊपर से देख के अगर पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि यह अपवर्तनांक के कारण पहले उभरा हुआ दिख जाता है। इसी कारण होता है कि इसमें ज़्यादातर सक्सेस नहीं होता, गलती से चलता सीखा, नहीं तो आपका सभी समझ के हार ही जाइएगा। जैसे कुछ इस ग्राफ में दिखाया गया है, इस ग्राफ में दिखाया गया है कि इसमें क्या पेंसिल रखा हुआ, इसका पेंसिल का भाग का यहीं पर दिख रहा है, ऊपर में ही दिख रहा है। तो आप पकड़ने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ऊपर वाला भाग है, अर्थात इसमें पकड़ने जाएंगे तो क्या यहीं वाला भाग पर गए, जबकि इसका मुंह क्या है, यहाँ पर है। कितना चेंज है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसके अंतर्गत। अपवर्तनांक क्या है, सब रीजन है, क्योंकि वहाँ से चाल चेंज हो जाता है। अब आप लोग का अपवर्तनांक लिखा देते हैं। अपवर्तनांक के मान याद रखेंगे। अपवर्तनांक सबसे पहले हवा का 1.0003,
बर्फ का 1.31, पानी का 1.33, कार्बन डाइऑक्साइड का था CO2 का 1.61 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं, इसको देखते हैं। और क्या है, हीरा का 2.42। सबसे इसका मेन है VVI जो है हीरा का। हमारा पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना, 2.42, ये हमेशा याद रखेंगे। बाकी है कि जो न्यूमेरिकल बनाने में काम दे इसको यूज कर सकते हैं। अगर क्लास 10th में न्यूमेरिकल का काम नहीं आ रहा है, आप क्लास 10th पिछले वीडियो में ही बोले थे कि आप क्लास 10th का न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब प्रॉब्लम होगा कहाँ पर होगा, आगे चल के प्रॉब्लम होगा। आगे चल के प्रॉब्लम जब 11th 12th या पॉलिटेक्निक JEE नीट्स में घुसेंगे तो आपका प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वहाँ बनाना ही बनाना है। नहीं बनाएंगे तो पास होना मुश्किल है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही रहता है। तो पहले ही देखिए, अभी भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से फोकस देंगे तो बहुत ध्यान में जाएगा। वहाँ पर क्या डायरेक्टली लोड पड़ जाता है। फर्स्ट रीजन कि यही सब न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, और वहाँ पर क्या रहेगा और स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा, क्योंकि हमारा एक क्लास 10th है, ऊपर जाएंगे पॉलिटेक्निक या JEE नीट्स का करेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो इस टाइप का न्यूमेरिकल तो पूछेगा नहीं। जब पूछता है तो जो सीखा हुआ तो उसको तुरंत निकाल देता है, लेकिन क्या होगा, पूछेगा नहीं। पूछेगा तो स्टैंडर्ड रहेगा, तो स्टैंडर्ड ये जब थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो आगे चल के हम पूरा नहीं समझ में आएगा। ये जानते हैं एवरीवन स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे पूरा समझ में आने लगेगा। आपको क्या होगा, धीरे धीरे यही समझ में आएगा उस वक्त। कभी कभी ऐसा स्टूडेंट के साथ होता है कि एग्ज़ाम दिया, किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट है, जैसे 10th हो गया, 12th 11th हो गया, या कोई भी पॉलिटेक्निक में देता है एग्ज़ाम, उसमें सेमेस्टर बाय सेमेस्टर होता है। तो क्या होता है कि आप एग्ज़ाम दिए, जिसमें उम्मीद नहीं रहता उसी में क्या होता है, फेल हो जाता है, जिसमें उम्मीद होता है फेल होने की उसी में पास हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इसीलिए बोलते हैं जहाँ पर आपका उम्मीद होगा ना। और एक और प्रॉब्लम, जब टीचर क्या होता है एक टाइप के सिखाई रहता है, माया भिन्न के जो सिखा रहा है, या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा है, क्या हो रहा है, जब आपको ख़त्म होने के उस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री में जिस टाइप के एक ही टाइप के मैथ सिखा रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, जब आपको ख़त्म होने वाला होगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, और जब थोड़ा सा समझ होगा तो टाइप चेंज हो जाएगा। लो, अब उसमें भी प्रॉब्लम, अगला टाइप से तो उसमें और 0 लेवल नहीं समझ में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, लेकिन अगल थोड़ा सा क्या उसे पैटर्न चेंज कर दिया, चेंज करके दूसरा पैटर्न वाला क्वेश्चन बताने लगा। तो तब समझ में आता है कि ले समझ में आया था वो, अब उस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिया, ताकि हम भी बता सके हमसे बन गया सर। ऐसा कभी कभी स्टूडेंट के साथ होता है। तो ध्यान दे कि पहले ही न्यूमेरिकल बना, पहले से जितना चीज़ पढ़ने के लिए मिल रहा है वो और ज़रूर पढ़ें, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है फिर भी उसको देखें। हाँ, लेकिन ध्यान से, ही नहीं कि केवल शरीर यहाँ पर है, ध्यान कहीं और है, इस बात का भी ध्यान रखें। हाँ, बोले कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जैक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है 6 था। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, CO2 का हमारा अपवर्तनांक 1.63 है। उसको सुधार भी लेंगे, लेकिन माइनर एरर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें ही देख, हम आगे तक देखते हैं। अब होता है ताल या लेंस। जिस प्रकार परावर्तन में पढ़े थे, अब अपवर्तन में लेंस पढ़ेंगे, उसमें दर्पण पढ़े थे और इसमें लेंस पढ़ेंगे। इसमें भी 6 केसेज होते हैं। इसमें भी सेम टू सेम आकृति, त्रिज्या, रेडियस सभी सेम है, लेकिन होता है लेंस में डबल फोकस होता है, ये बात खाली ध्यान है। इसका 6 केसेज बताने वाला है। और एक अवतल लेंस का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। अवतल लेंस का 6 केस फॉर्मूला है। अवतल लेंस का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है, ठीक है। माइनस में u वाला ही होता है, ये बात ध्यान रखें। लेकिन दर्पण में क्या हो रहा था, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u हो रहा था, किसके लिए, दर्पण के लिए। तो ध्यान में देखेंगे चेंज कहाँ पर हो रहा है, इसलिए कंप्रोमाइज़ करके बता रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो।
तो 6 केसेज के बारे में देखेंगे। 6 केसेज है और उसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल है। 6 केसेज डायरेक्टली बता दे रहे हैं। अवतल लेंस दोनों तरफ से पैक की तरह नजर आएगा और उत्तल लेंस क्या होगा, दोनों तरफ से खुला हुआ तरफ नजर आएगा। अर्थात क्या होगा, दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगा अवतल और उत्तल लेंस में। लेंस में क्या होगा, अवतल में कि बीच का भाग मोटा देखा और किनारे का भाग पतला, और उत्तल में क्या होगा, किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला दिखेगा। दोनों में यही खासियत है। इसमें लेंस होगा तो इसमें क्या होगा, प्रकाश के किरणें क्या होगा, अपने पास भी उसी प्रकार क्या होगा, इसमें डबल फोकस होता है। हमारा एफ है और यहाँ पर एफ डैश है, ठीक है, एफ डैश है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ और यहाँ से क्या आ रहा है, फोकस से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर रिफ्लेक्स हो रही है। प्रकाश की किरणें कैसे, ऐसे जा रही है इसके सिर से और लेंस में जाके क्या अपने पल से पिछले मुड़ जाती है और क्या फोकस से जाके मिल जाती है। लेकिन यहाँ से जो क्या काल्पनिक की जाती है और यहाँ से क्या फोकस से जाएगी, इसका सेंटर है बीच में, वो इससे गुजरेगी और इससे जाके कहीं पर क्या होगा, मिलेगी तो इमेज बन जाएगी। तो इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी, सीधा इमेज बनेगी, सर ऊपर धड़ नीचे, बी डैश, ए है, ए डैश। हमारा क्या था, यहाँ पर ए था, बी था, इससे बड़ा बना। अवतल लेंस का केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड देखते हैं। जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, यहाँ पर एफ डैश दे रखा है, आप F2F भी रख सकते हैं। जैसे F1 यहाँ पर है, यहाँ F2F कर सकते हैं या F1 F2 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, F और F डैश का सूचित किया गया है इस बुक में, तो इससे कोई घबराना है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, अलग अलग दोनों। जब फोकस को रखा जाता है F2 पर, तो इसका कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। उस दर्पण में ही बोला था कि क्या होता है, जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो अनंत बनता है, अनंत पर रखा जाता है फोकस होता है। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसमें क्या केस में कुछ नहीं प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें दोनों का लेंस और दर्पण लगभग में थोड़ा सा चेंज है, माइनर चेंज इसको बोलते हैं। इसमें क्या रहा है, 2F और F डैश के बीच में रखा जाता है, तो उसका दर्पण कहाँ बन रहा है, तो इसका दर्पण बन रहा है 2F और अनंत के बीच में। टाइम नहीं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा है, अगर समझ में ना आ रहा तो कमेंट जरूर करें। और क्या 2F पर रखा जाए तो क्या बनता है, F पर ही बनता है, 2F पर ही बनता है, क्योंकि इसमें दो फोकस होता है, फोकस पर ही बनता है। केस नंबर 5 क्या कर रहा है और केस नंबर 6 क्या कर रहा है। केस नंबर 6 कर रहा है, जब अनंत पर रहेगा तो फोकस बनेगा, जो पहले समझा है। लेकिन केस नंबर 5 क्या है, 2F और अनंत के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच में बनेगा। ये आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, और अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो समझा देंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में भी लेक्चर से पढ़ा चुके हैं। अब हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर भी लिख लें। उत्तल लेंस फर्स्ट में लिखेंगे, किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा, बोले किनारे पर पतला लेकिन बीच में क्या है, मोटा होना चाहिए। अवतल लेंस में किनारे पर मोटा और बीच में क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। थर्ड सेकेंड, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। थर्ड, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल का क्या हो रहा है, वास्तविक हो रहा है, जिसको उल्टा बोलते हैं, लेकिन अवतल लेंस का क्या होता है, काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की आभासी लेंस भी कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। ये लिख लें, ये सब रटने वाला चीज़ है, इसमें समझा नहीं सकते। क्या समझा सकते हैं, न्यूमेरिकल उसका इमेज कहाँ बना है समझा सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव जरूर करें, इसका बुक में दिया हुआ ऑब्जेक्टिव कर रहा है
किसी माध्यम में परिवर्तनक म्यू का मान कितना था। ऊपर में दिया है ऑप्शन ए में साइन आर बटे साइन आई, सेकंड में दिया है साइन आई बटे साइन आर, थर्ड में सी में साइन आई गुने साइन आर, और थर्ड में दिया है फोर्थ में दिया है साइन आई प्लस साइन आर। तो क्या पढ़े हैं, साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार कई क्वेश्चन है, इसको क्या करें देख लेंगे एक बार। बाकी इसका न्यूमेरिकल देखते लेते हैं, अगर ज़्यादा न्यूमेरिकल होगा तो कॉल कराएंगे। इसका न्यूमेरिकल, हाँ इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा ही है, 10 ठो इधर 20 ठो है, 15 ठो है। इसमें सभी मान दिया है, यू इक्वल -20 सेंटीमीटर, एफ दिया 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, और भी का मान पूछ रहा है। एक न्यूमेरिकल कराते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो बोल रहा है कि यू का मान दिया है वस्तु दूरी -20 सेंटीमीटर, और एफ का मान दिया है +15 सेंटीमीटर। भी का मान पूछ रहा था, इसका इमेज कहाँ बनेगा, आउटर लेंस में। यहाँ पर लेंस का जिक्र किया गया, क्यों कह रहा है लेंस सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों का हल करें, फर्स्ट में ही दिया हो, ठीक है। तो फॉर्मूला लेंस का क्या जानते हैं, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक है। एफ का मान कितना दे, 1/-20 इक्वल 1/v का मान पता नहीं, लेकिन सॉरी एफ का मान कितना दे, 15 दिया, ठीक है 15। यू के मान कितना, -1/-20 सेंटीमीटर 20। 1/15 इक्वल क्या आएगा, माइनस नीचे में 20 के साथ लगा हुआ माइनस में, यहाँ माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा इक्वल के ए साइड आएगा तो क्या आएगा, देखिए एक स्टेप और लिख जाते हैं, 1/v प्लस 1/20 होगा। इधर आएगा तो माइनस में 1/15 माइनस 1/20 इक्वल 1/v। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 और 20 का एलसीएम नहीं लेने आता तो डायरेक्ट सबसे बड़ा डिजिट से मल्टीप्लाई है, 5 से 15 15 5 के 20 4 12 12 5 60, इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 15 चौके 60 माइनस 20 दिया 60, 1/v, इसके 1 कितना आया 60 आया, अर्थात v के मान कितना आ गया 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन बनाया, जो फर्स्ट है डी तक दिया है फर्स्ट में, ये कम से कम आप लोग से बनना चाहिए, क्योंकि केवल ओनली फॉर फार्मूला पर। बाकी देखेंगे अगले जो कि लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।